ठीक है बच्चों, लाइट बहुत आ रहा है साइड से ना। अब थोड़ा ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग क्या काम कर रहे थे? नमस्ते बेटा। कल हम लोग पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर कर रहे थे, है ना? थोड़ा कुछ प्रश्न बच गया है, उसे भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप मौखिक उत्तर ही देंगे। मुझे याद है कि आखिरी प्रश्न हमने किया था, अंगदोर्जी के पैर ठंडे क्यों पड़ जाते थे, है ना? पाठ याद है ना आपको? पाठ का नाम क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हाँ, उस पर आधा काम हमने किया था, थोड़ा बाकी है, उसे भी पूरा करते हैं। अंगदोर्जी के सामने किस तरह की स्थिति थी? उत्तर दो। अंगदोर्जी के सामने किस तरह की स्थिति थी? सुन पा रहे हो मुझे? तो कुछ बोल नहीं रहे हो। किताब में क्या उत्तर ढूंढ रहे हो? अंगदोर्जी के सामने दो स्थितियां थीं। उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास छोड़ देना था। सही है? सही है। थोड़ा एक्टिव रहा करो भाई तुम लोग, इतना जबरन कोई पढ़ाई थोड़ी करता है। अंगदोर्जी क्या चाहते थे? उन्होंने लेखिका से क्या पूछा? अंगदोर्जी क्या चाहते थे और उन्होंने लेखिका से क्या पूछा? बोलो। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? क्यों बच्चों, आवाज नहीं आ रही मेरी? अंगदोर्जी क्या चाहते थे और उन्होंने लेखिका से क्या पूछा? अंगदोर्जी तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे और उन्होंने लेखिका से पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहेगी। अगला प्रश्न है, लेखिका का शिखर पर चढ़ाई करने के बारे में क्या
क्या विचार था? मुझे सुन पा रहे हो? उत्तर है लेखिका का शिखर पर चढ़ाई करने के बारे में विचार था कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। लेखिका का अंग दोर्जी के बारे में क्या विचार था? उत्तर है लेखिका को अंग दोर्जी पर पूरा विश्वास था और साथ साथ वह उनके आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी पूरा आश्वस्त थी। यानी कि अंग दोर्जी बिल्कुल एक्सपर्ट कुशल के रूप में उनके सामने खड़े थे। इन सब संक्षिप्त प्रश्नों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है लाहाटू लेखिका के पास कब पहुंचा? उत्तर है लाहाटू लेखिका के दल के पीछे पीछे आ रहा था और जब वे लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह उनके पास पहुंचा। सुन पा रहे हो मुझे? इतनी देर तक नहीं सुनाई पड़ रही थी? चलो अगला प्रश्न है। लेखिका और अंग दोर्जी ने शिखर पर किस तरह चढ़ना शुरू किया? उत्तर है लाहाटू नायलॉन की रस्सी लाया। लेखिका और अंग दोर्जी ने शिखर पर रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू किया। प्रश्न लाहाटू ने किस प्रकार सहायता की? उसने लेखिका का ध्यान किस ओर दिलाया? उत्तर लाहाटू ने रस्सी को अपनी सुरक्षा की बजाय उनके संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। इसी प्रकार लाहाटू ने लेखिका का ध्यान उसके द्वारा कम ली जा रही ऑक्सीजन की ओर दिलाया। प्रश्न है पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रति मिनट के हिसाब से पड़ती है? उत्तर दोगे? 4 लीटर प्रति मिनट। 4 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। सोचो कितना ज्यादा है ना। अगला प्रश्न है लेखिका को कठिन चढ़ाई कब आसान लगने लगी? सांस लेने में अगर कठिनाई होती है तो चलना बहुत मुश्किल लगता है। उत्तर है लेखिका ने जब रेगुलेटर से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो उसे कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। यानी कि वह हाँफ रही थी और ऐसे भी चढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ाए जाने पर उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? ये सब तो मुझे लगता है कि कल हमने कर लिया था, है ना। हाँ कि ना?
ठीक। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न क्यों था? चोटी पर चढ़ने के बाद उसे चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान दिखाई दी। थोड़ी सी चूक का मतलब था नीचे गिरना, अतः उसके सामने सुरक्षा का प्रश्न था कि हम कैसे सुरक्षित रह के अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। लेखिका ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया? कैसे सुरक्षित किया? लेखिका ने पहले पहाड़ बर्फ की खुदाई कर अपनी सुरक्षा। हाँ, लेखिका ने सबसे पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया, यानी कि पैर रखने पर पैर फिसल न जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी पैर रखने के लिए जगह उन्होंने बनाया। चोटी पर सुरक्षित हो जाने के बाद लेखिका ने क्या किया, स्पष्ट करें। इसके बाद उन्होंने घुटने के बल बैठी और बर्फ को अपने माथे लगाकर सगरमाथे का ताज का चुंबन किया। उसके बाद दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और उसे लाल कपड़े के साथ लपेटकर खुली मिट्टी में दफना दिया। अरे दबा दिया, दफना देने का मतलब होता है नेगेटिव, किसी की मृत्यु के पश्चात दबा दिया, बर्फ के नीचे उसको रख दिया। ठीक है? हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा महान कार्य करने से प्राप्त आनंद के समय लेखिका को किनका ध्यान आया? आप जब सक्सेस को हाँ, लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे, है ना? लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? क्योंकि सर्वप्रथम जहाँ से उन्होंने एवरेस्ट को निहारा वहाँ नेपालियों में यही नाम प्रसिद्ध था। स्थानीय नाम होने के कारण लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को प्लूम जो है वही फूल के समान उसको दिखाई दिया। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु और कितने घायल हुए? एक की मृत्यु और 4 घायल। एक की मृत्यु और 4 घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल फुल्लर ने क्या कहा?
खतरों को ही गले लगाने का काम किया है। साधारण आदमी कोई भी नहीं जाएगा इस बर्फ के पहाड़ पर चढ़ाई करने। साहस और बलिदान की भावना जिसके अंदर होगी वही इतने खतरनाक काम करने को आगे बढ़ेगा। कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? कैंप 4 29 अप्रैल 7,900 मीटर्स पर लगा है। 24 अप्रैल या 29 अप्रैल? 29 अप्रैल। ज़्यादा मौसम 29 अप्रैल। 29 अप्रैल। ठीक। लेखिका ने शेरपा कूली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कूली को अपना परिचय ये कहते हुए दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और इंग्लिश मेरा पहला हुनर है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? चलिए अब थोड़ा सा व्याकरण का काम करते हैं, ठीक है? बाकी प्रश्नोत्तर कल करेंगे। मैं आपको एक अनुच्छेद लिखवा रही हूँ, जैसी सुनाई पड़ेगी वैसे ही लिखना, ठीक है? आपको ये ना लगे कि मैम गलत बोल रही है, मैं गलत बोल रही हूँ। जैसे सुनाई पड़ेगी वैसे ही लिखना, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है अशुद्धि शोधन, ठीक है? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। तो मैं एक अनुच्छेद बोल रही हूँ, आप लिखिए। सुनाई पड़ रही है ना? यस मैम। कॉपी ले आए? यस मैम। बोलूं? लिखिए, एक बिल्ली था। एक बिल्ली था, पूर्ण विराम। एक दिन उसे रास्ते को एक रोटी मिली। एक दिन उसे रास्ते को एक रोटी मिली, पूर्ण विराम। तभी उसी से एक दूसरी बिल्ली भी गुजरा। एक दूसरी बिल्ली भी गुजरा। तभी उसी से दूसरी बिल्ली भी गुजरा, पूर्ण विराम। उसका नजर भी रोटी पर
उसका नजर भी रोटी पर पड़ी। पूर्णविराम। दोनों बिल्लियों रोटी पर झपटा और रोटी को अपनी तरफ खींचने लगा। रोटी को अपनी तरफ खींचने लगा। रोटी का दो टुकड़ा हो गया। रोटी का दो टुकड़ा हो गया। पूर्णविराम। एक बड़ी टुकड़ा और एक छोटी टुकड़ा। एक बड़ी टुकड़ा और एक छोटी टुकड़ा। पूर्णविराम। दोनों बिल्लियां बड़ी टुकड़ा लेना चाहती थी। दोनों बिल्लियां बड़ी टुकड़ा लेना चाहती थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गई। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गई। इतने में एक बंदर घूमता घूमता वहां पहुंच गया। दोनों बिल्लियों ने फैसला किया कि बंदर का मदद से झगड़ा सुलझा ले। बंदर भी उनका बात मान गया। बंदर भी उनका बात मान गया।
एक कौर खा लिया। एक कौर खा लिया। पूर्ण विराम। अब दूसरी टुकड़ा बड़ा हो गया। अब दूसरी टुकड़ा बड़ा हो गया और पहली छोटा। पूर्ण विराम। उसने फिर दूसरे टुकड़े में से मैम आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा। अब दूसरी टुकड़ा बड़ा हो गया और पहली छोटा। नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही है। यस मैम, अभी आया। हाँ। अब दूसरी टुकड़ा बड़ा हो गया और पहली छोटा। पूर्ण विराम। उसने फिर दूसरे टुकड़े में से कुछ रोटी खा ले। ली नहीं, खा ले। खा ले। इस तरह दोनों टुकड़ों को बराबर करता करता वह पूरी रोटी खा गई। वह पूरी रोटी खा गई और दोनों बिल्लियां देखता रह गई। दोनों बिल्लियां देखता रह गई। ठीक है। अब इसको जरा पढ़ के एक बार देखिए, जोर से पढ़िए। आपको बहुत सारी गलतियां इसमें मिलेंगी, उसको सुधार के फिर आवाज नहीं आ रही है। आपको बहुत सारी गलतियां दिखाई देंगी इस अनुच्छेद में। मैम आवाज बहुत कट रहा है। आवाज भी नहीं तो मीटिंग भी कर रही। अब इस अनुच्छेद को ठीक से पढ़कर
क्या करना है इसको, सुन पाए आप लोग? इस अनुच्छेद को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है? कैसे शुद्ध किया जाएगा, पढ़ के जरा बताइए। हाँ, उसके बाद हाँ, तभी